हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 12th का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि स्टूडेंट्स क्या है, परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये टॉपिक स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीवियस लेक्चर में जब हमने कुलाम्स लॉ पढ़ाया था तो उसमें इस टॉपिक का जिक्र किया था हमने, लेकिन हमने उसको छोड़ा था ताकि हम उसको एक वीडियो में डिटेल से बता सकें आपको। तो स्टूडेंट्स इससे जो है कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नीट या आईआईटी IEEE में छोटे, वैसे आईआईटी में तो क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, लेकिन AIEEE नीट या PMT में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ख़ास तौर के जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। क्योंकि बोर्ड के बच्चों से जो वाइवा होता है उसमें अक्सर जो एग्जामिनर है ये पूछ लेता है भाई परमिटिविटी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो अगर आप इसको कंसेप्चुअली समझे नहीं रहोगे तो क्या होगा, भूल जाओगे, रट्टाफिकेशन करे रहोगे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। फिर वहाँ से आपके मार्क्स जो है बोर्ड में एग्ज़ाम में जो एक्सपेरिमेंट होता है या प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है उसमें रिड्यूस हो जाते हैं। तो बच्चों आपको इस वीडियो में काफ़ी बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स जो आते हैं छोटे छोटे उसको भी बताए जाएंगे। तो आप जो है वीडियो एंड तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बीच में वीडियो स्किप नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, ओके। तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं कि परमिटिविटी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने कुलाम्स लॉ में पढ़ा था, तो हमने स्टूडेंट्स कुलाम्स लॉ में क्या पढ़ा है, कुलाम्स लॉ में हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों सेम पोलैरिटी के, ये हमने दो चार्ज ले लिया है तो इनके बीच की डिस्टेंस r है। तो स्टूडेंट्स हमने एक फार्मूला प्रूफ करा था, तो F के लिए हमने फार्मूला प्रूफ करा था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर, ओके। तो स्टूडेंट्स ये जो एप्सिलॉन है इसको हमने वहाँ पे बोला था परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको हमने क्या बोला था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ओके। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया था, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया था क्योंकि टॉपिक कुछ और था। तो यहाँ पे हम जो है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये होता क्या है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये जो परमिटिविटी होता है, जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा, परमिटिविटी माने अलाउ करना। तो जैसे स्टूडेंट्स ये फोर्स आपको पता है कि ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये जो चार्ज है क्योंकि दोनों सेम पोलैरिटी के हैं तो रिपल्सन होने वाला है, तो रिपल्सन होगा तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला, ओके स्टूडेंट्स। तो अब आपको देखना है कि ये चार्ज जो है फोर्स क्यों लगाता है और अगर मीडियम चेंज होता है तो फिर क्या असर पड़ता है। तो स्टूडेंट्स अभी आपको जो नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, तो यहाँ पे हम उसका थोड़ा सा जिक्र करेंगे। स्टूडेंट्स चार्ज जो फोर्स क्रिएट कैसे करता है, तो स्टूडेंट्स आपको जो है लोअर क्लासेज में क्लास 8 या 9th में आपको समझाया गया होगा कि फोर्सेस जो टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है कि ऐसा फोर्स जिसमें हम बॉडी को पुश करते हैं। सपोज करिए हमारा मार्कर है, अगर हमें इसको यहाँ पे रखना है, हमें इसको पुश करेंगे तो कॉन्टैक्ट होगा, तब ये क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। लेकिन कुछ हमने ऐसे भी फोर्स पढ़ रखे हैं नेचर में जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, यानी दो, और आपको ये भी पता है कि फोर्स लगने के लिए दो बॉडी का होना कंपलसरी है। तो जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो आपस में टच नहीं करते, उनके सरफेस टच नहीं करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स मन में एक सवाल आ रहा होगा आपके कि सर कह रहे हैं कि अगर ये टच नहीं करते तो फिर ये फोर्स कैसे लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो चार्जेस होते हैं उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं जो कि आगे आपको बताया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से निकलती हैं, इसकी तरफ जाती हैं, इसमें से निकलती हैं, इसकी तरफ जाती हैं। तो बीच का जो मीडियम है, बीच का जो मीडियम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसमें से जो लाइंस निकली हैं वो कितनी इसके पास जाएंगी और इसमें से जो लाइंस निकली हैं कितनी इसके पास जाएंगी। तो वो जो मीडियम डिटरमाइन करता है वही फोर्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब वो जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होगा, या तो रिड्यूस हो सकता है, इंक्रीज तो नहीं कहेंगे, जो है वो है रिड्यूस हो सकता है। तो ये मीडियम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको पता है, आप अगर साइकिल चलाते हो तो अगर आप सड़क पर ड्राइव कर रहे हो तो रोड जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पीड होने वाली है। अगर रोड खराब होगा तो स्पीड कम होगी और अगर रोड अच्छा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। सिमिलर वे में तो स्टूडेंट मीडियम क्या बना, रोड, आपके रोड और बाइसिकल दोनों हैं। तो यहाँ पे जो मीडियम है, अगर यहाँ पे एयर रहता है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है। फोर्स क्या होता है,
वो मैक्सिमम होता है। अगर एयर की जगह हम कोई और चीज़ रख दें, एयर की जगह हम कोई और चीज़ रख दें, तो वो जो एक मीडियम होता है वो फोर्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो जो मीडियम है जो फोर्स को रिड्यूस करता है, उसी मीडियम के टर्म को हम परमिटिविटी के रूप में डिफाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको परमिटिविटी की डिफिनीशन बताई जा रही है, ठीक है। ओके, तो परमिटिविटी हो गया। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि परमिटिविटी की डिफिनीशन क्या होती है। तो क्योंकि बोर्ड में या आपके वाइवा में पूछा जाएगा तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफिनीशन लिखी गई है, परमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम which determines the electric force between two charges situated in that मीडियम। तो आप इसको हिंदी में भी समझ लीजिए कि परमिटिविटी क्या होती है। तो परमिटिविटी किसी मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है, परमिटिविटी किसी मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जो ये डिटरमाइन करती है कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स लग रहा है, जो कोलंबियन फोर्स आपने पढ़ा है, वो कितना होगा, दो चार्जेस के बीच कितना होगा, उसको जो डिटरमाइन करने की प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, परमिटिविटी कहलाती है। तो परमिटिविटी के बारे में अब आपको समझ में आ गया होगा कि परमिटिविटी क्या होती है। जो दो चार्जेस जो है, जो एक एयर में वो सिचुएटेड हो सकता है या फिर स्टूडेंट्स आपको वो अदर मीडियम में सिपरेटेड हो सकता है, तो वो सिपरेशन जो है किस मीडियम में है उसी के अकॉर्डिंग हम परमिटिविटी को डिफाइन करते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है कि गवर्नमेंट और जो रूरल एरिया में पीपल है उनके बीच कोऑर्डिनेशन होता है। तो गवर्नमेंट अगर कोई मनी सेंड करती है तो बीच के जो मीडियम यानी उससे लोअर लेवल जो मंत्री हैं या ग्राम प्रधान है या और बाकी चीज़ें हैं, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें सेंड की जाती हैं, तो अगर मीडियम सही नहीं रहेगा यानी बीच की जो चीज़ें हैं, मान लीजिए आपकी जो है गवर्नमेंट है ये और ये आपके पीपल हैं, तो इसके बीच में तो और बहुत सारी चीज़ें होंगी स्टूडेंट्स। तो अगर ये सही नहीं होंगे तो मान लीजिए कि 100 रुपीज़ सेंड किया गया यहाँ से, तो क्या होगा कि अगर इसने कुछ उसमें से एब्जॉर्ब कर लिया, खा लिया, इसने कुछ खा लिया, तो अब देखिए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मान लीजिए 50 रुपये बचा। तो स्टूडेंट्स ये 50 रुपये इसने भेजा तो 100, लेकिन क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया। तो अब ये रिड्यूस किसके ऊपर क्यों हुआ, क्योंकि मीडियम ऐसा सही नहीं है, मीडियम जो है करप्ट है, इसकी वजह से ये रिड्यूस हो जा रहा है। तो सिमिलर वे में स्टूडेंट्स जो चार्जेस होते हैं, सपोज करते हैं ये चार्जेस हमने एयर में रखा है, तो अब देखिए यहाँ पे जो फोर्सेस होगा, तो क्योंकि एयर में जो है एयर की जो परमिटिविटी है वो 1 मानी जाती है। ओके, एयर के लिए परमिटिविटी को हम 1 मानते हैं। तो स्टूडेंट्स अब एयर में क्या होगा कि ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंड करेगा, तो मैक्सिमम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पहुँचने वाली है, और अगर ये सेंड करता है तो यहाँ मैक्सिमम पहुँचने वाली है। तो इस तरह से मीडियम जो है कितने को एब्जॉर्ब कर लेता है या कितने को रोक लेता है, वो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स होप करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और ये फोर्सेस क्यों लगता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, जो कि आपको आगे पढ़ाया जाएगा। जब आगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बता दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता दिया जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो है इसी का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो हम जो नेक्स्ट है टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो स्टूडेंट जैसा कि क्लास 9th में आपने रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ा होगा कि वाटर की डेंसिटी के बारे में, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा। क्लास 11th में जो है आपने मोशन और रिलेटिव मोशन पढ़ा होगा। तो बिल्कुल उसी तरह से परमिटिविटी की भी रिलेटिव परमिटिविटी होती है। एयर के रिस्पेक्ट में जब किसी मीडियम की परमिटिविटी को हम मेज़र करते हैं या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब मेज़र करते हैं, तो वही स्टूडेंट्स क्या बनता है, आपकी रिलेटिव परमिटिविटी बनती है। तो स्टूडेंट्स हम इसको देखेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स हमने जो है कोलंबियन फोर्स का जो फार्मूला लिखा था, वो वैक्यूम के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ओके, सपोज करेंगे कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक प्लस Q यहाँ पर है, एक प्लस Q, इसका नाम Q1 है, इसका नाम Q2 है। R सेपरेशन पे ये जो है एयर में रखे हुए हैं, कहाँ रखे हुए हैं, एयर और वैक्यूम। ओके,
तो स्टूडेंट्स वैसे एयर वैक्यूम तो अलग चीज़ होती है, वैक्यूम का मतलब जहाँ एयर ना हो, लेकिन जनरली जो है हम फिजिक्स में एयर और वैक्यूम को दोनों सेम ट्रीट करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सेम है नहीं। एयर का मतलब कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल होंगे, वैक्यूम का मतलब कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो वैक्यूम का ये हमारे पास फार्मूला है, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके बाद हम मीडियम का निकालते हैं कि मीडियम का फोर्स कितना होगा। तो मीडियम का फोर्स स्टूडेंट्स 1/4 पाई। अब ये जो परमिटिविटी है वो मीडियम की होगी, तो इसको हम जनरली एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये जो फोर्सेस, ये जो चार्जेस हैं वो सेम है, तो वैल्यूज तो सेम होने वाली है, Q1 इंटू Q2/r का स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। हम क्या करेंगे, इसको दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन एनी मीडियम इक्वल टू, तो ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r का स्क्वायर, और ये क्या हो जाने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 तो ये एप्सिलॉन होगा क्योंकि ये मीडियम की है। तो स्टूडेंट देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाने वाले हैं, कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं। ओके, और देखिए 1/4 पाई 1/4 पाई ये भी क्या है, सेम है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाने वाला। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास बचने वाला क्या है, देखिए यहाँ से बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से क्या बचेगा 1/एप्सिलॉन। ओके, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। तो क्योंकि ये 4 टाइम्स रेशियो, तो ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज नो बट इट इज व्हाट, इट इज रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, it is nothing but it is relative permittivity and it is denoted by epsilon r और k, कप्पा भी बोलते हैं इसको। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि एफ वैक्यूम, तो इसको हम ऊपर लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आ गया क्या, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज नथिंग बट इट इज व्हाट, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस जो है बोर्ड में तो ज़्यादातर इससे क्वेश्चंस आते नहीं, वाइवा में कभी कभार पूछा जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी, जैसे एयर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी, एयर के लिए आपके पास 1 है, वाटर के लिए कितनी है, वाटर के लिए आपके पास 80 या 81 जो भी आप समझते हो, ये आप ले सकते हैं 80 और 81। और ग्लास के लिए जो है स्टूडेंट्स, ग्लास के लिए जो नियर अबाउट आती है ये 3 to 8 कंसीडर करते हैं। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर एयर की जो 1 है तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है कि अगर दो चार्जेस सेम एयर में रखे हो तो दोनों के फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद वाटर, अगर एक सेम सिस्टम जो है सेम सेपरेशन पे अगर एयर में रखा हो और वही सिस्टम सेम सिस्टम अगर वाटर में रखा हो स्टूडेंट्स, तो उसका जो फोर्स है वाटर वाले का एयर के कंपैरिजन में 80 और 81 टाइम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं ये रेशियो है, तो अगर ये 80 है वाटर की तो ये इसकी वैल्यू 80 हो जाने वाली है रिलेटिव की। तो जो वैक्यूम का और इसका जो है रिडक्शन होगा मीडियम में वो 81 टाइम्स घट जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि अगर हम एयर में अगर दो चार्जेस को रखते हैं तो फोर्स क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला। ओके, और अगर हम वाटर में या किसी अनदर मीडियम में रखने वाले हैं तो फोर्स क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। कितने टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, उसकी रिलेटिव जो परमिटिविटी है वो डिपेंड करेगी कि वो रिड्यूस कितना होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। और एक स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि अगर कोई कंडक्टर आ जाता है मीडियम में, अगर कोई कंडक्टर आ जाता है, क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपसे पूछ लिया जाता है कि किसी कंडक्टर की या मेटल की जो रिलेटिव ये आपके पास होती है परमिटिविटी वो कितनी होती है, तो ये स्टूडेंट्स इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है, इनफाइनाइट आपके पास देखने को मिलती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो फोर्सेस क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके,
तो ये कभी कभी इस पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है कि किसी कंडक्टर की जो है रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, तो इनफाइनाइट होती है। तो जब यहाँ से अगर हम मीडियम का फोर्सेज निकालेंगे तो ये रिवर्स से एफ अपॉन ये जो है एप्सिलॉन आर चला जाएगा, तो वहाँ पे फोर्स क्या हो जाने वाला है, वो जीरो हो जाने वाला है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स कभी कभी जो है आपसे एप्सिलॉन की जो है डायमेंशन पूछ ली जाती है। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन? तो अब स्टूडेंट्स जो है इसकी डायमेंशन हमें निकाल के कमेंट करेंगे कि कितनी होती है, तो हम इसको बता देते हैं स्टूडेंट्स डायमेंशन कैसे निकालते हैं। डायमेंशन निकालना भी क्लास 11th में आपको सिखाया गया होगा। तो स्टूडेंट्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में, और अब तो आपके बोर्ड के एग्जाम में डायमेंशन से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में। तो ये क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जो परमिटिविटी, तो इसकी डायमेंशन आपको निकालने आना चाहिए, और यूनिट वगैरह तो आपको पता ही है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम कोलंबियन फोर्स से F इक्वल टू क्या जानते हैं, F इक्वल टू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, इस एप्सिलॉन की हमें डायमेंशन फाइंड करनी है, तो हम एप्सिलॉन इक्वल टू लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स बाई 1 करके हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स क्या आने वाला है, F इंटू आर का स्क्वायर, और ये 4 पाई एप्सिलॉन यहाँ हो जाने वाला है, और फिर यहाँ पे क्या आएगा Q1 इंटू Q2। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें एप्सिलॉन चाहिए, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान देखिए 4 पाई नीचे चला आएगा, और F इंटू आर का स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये 4 पाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती नहीं क्योंकि काउंटिंग नंबर होती है। तो अब यहाँ से इसकी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो पहले यूनिट लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट कूलम होती है, तो ये कूलम इंटू कूलम दैट इज कूलम का स्क्वायर। और ये स्टूडेंट्स फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और ये डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन को लिख लेते हैं। तो कूलम, तो आपको पता है करंट, आपने इलेक्ट्रिक करंट छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू आई इंटू टी। ओके, तो I करंट की जो SI यूनिट क्या होती है, आपको पता है कि एम्पियर होती है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, ऐसे जो टाइम को टी के लिए आएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, AT का स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी बेसिक सा है। और स्टूडेंट्स ये न्यूटन यानी फोर्स की यूनिट है, तो फोर्स इक्वल टू आपको पता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाने वाली है स्टूडेंट्स, MLT-2, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है, तो MLT। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा MLT-2, और मीटर का क्या होता है, L इंटू L का स्क्वायर। ओके, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए M सबको ऊपर लेके चले जाइए, तो M की पावर -1, और देखिए L इंटू L का क्यूब हो जाएगा तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखिए T का कितना है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स T का, तो T की पावर 4 होगा, और स्टूडेंट्स ये A का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी, ये इसकी आपको डायमेंशन आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ है नहीं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 80 होता है तो 80 का स्क्वायर A² T स्क्वायर, और T का पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो T की 2, T की कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। L 1 2 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स होप करते हैं कि आप इसकी जो है डायमेंशन और यूनिट काफ़ी ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी समझ में आ गया होगा कि क्या होती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम शुरू करते हैं इसकी। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है कंपैरिजन बिटवीन या कंपेयरिंग बिटवीन कोलंबियन फोर्स एंड न्यूटोनियन फोर्स। कोलंबियन फोर्स एंड न्यूटोनियन फोर्स, व्हाट इज सिमिलरिटीज एंड व्हाट इज डिसिमिलरिटी। तो स्टूडेंट्स क्लास 11th में फर्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा कि जो न्यूटोनियन फोर्स होते हैं वो आपके पास क्या बताए गए होंगे। तो न्यूटन का जो फोर्स आपके लिए बताया गया होगा F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपान R का स्क्वायर। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है स्टूडेंट्स वो क्या है आपके पास, यहाँ पे K Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। तो कभी कभी कंपैरिजन यहाँ से पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स अब क्या सिमिलरिटीज़ हैं इसमें,
तो क्योंकि न्यूटन का जो है लॉ पहले आया था, तो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि न्यूटन के लॉ की ही कॉपी है जो कूलॉम फोर्स है। लेकिन जो भी है, हम इसमें जो है क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं, उसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले हम सिमिलरिटीज़ पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। ओके, तो सिमिलरिटीज पढ़ेंगे। तो पहली सिमिलरिटी स्टूडेंट्स क्या है कि ये दोनों लॉ जो है इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करते हैं। देखिए आप यहाँ से जो फोर्स है वो डिस्टेंस यानी सेपरेशन के स्क्वायर के रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शनल है। ओके, तो या आप कहेंगे जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरी सिमिलरिटीज क्या है कि जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है, मास है, यहाँ पे क्या है, चार्ज है, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये m1 इंटू m2 है और ये क्या है, ये जो न्यूटोनियन फोर्स है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कोलम्बियन फोर्स है वो क्या है, चार्ज के ये भी प्रोपोर्शनल। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद क्या है, दोनों जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं। दोनों क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं, यानी कि बॉडी कहीं रहेगी, टच नहीं होगा, लेकिन ये फोर्सेस क्या होंगे, उसके ऊपर लगेंगे। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो है, ये पहला जो है यानी जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे क्या है कि दोनों जो है, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मास है, इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो क्या है, चार्ज है, उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको समझ में आ, और दोनों क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब स्टूडेंट्स इसमें जो है कुछ डिसिमिलरिटीज हैं, उनको देखेंगे कि डिसिमिलरिटीज क्या है। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं कि डिसिमिलरिटीज क्या है। तो स्टूडेंट्स कुछ सिमिलरिटीज अभी भी हैं, तो कुछ सिमिलरिटीज और देख लेते हैं। जो थर्ड सिमिलरिटीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बोथ फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज सेंट्रल फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो फोर्स हैं वो सेंट्रल फोर्सेस हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए पहले न्यूटोनियन फोर्स का समझते हैं। तो न्यूटोनियन फोर्स में क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है नीचे की तरफ m मास का, और ये आपकी क्या है स्टूडेंट्स, अर्थ है। ओके, तो जो इनके बीच इंटरेक्शन होगी, अगर अर्थ के सेंटर को हम ये मानते हैं, बॉडी के सेंटर को ये मानते हैं, तो लाइन ज्वाइनिंग बोथ सेंटर, जो लाइन ऑफ एक्शन होगी या लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन होगी, वो इनके सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी के अलोंग होगी। कभी भी स्टूडेंट्स अर्थ जो है इसके ऊपर ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स या ऐसे नहीं लगा सकती। जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो अर्थ और जो बॉडी है उसके सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी के अलोंग होगा। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह जो कोलंबियन फोर्स है स्टूडेंट्स, जो कोलंबियन फोर्स है, सपोज करिए कि हमारे पास एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, और अगर जैसे आपको बताया गया है कि ये रिपेल करते हैं, तो स्टूडेंट्स कोई स्टूडेंट्स ऐसा भी कह सकता है कि इक्वल एंड अपोजिट होता है, जैसा कि हमने कोई जो है कूलॉम सलम बताया। तो कोई कह देगा भाई चलो भाई ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, तो इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं, पेयर भी बना रहे हैं, और ये अपोजिट है। लेकिन ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे फोर्सेज हैं, सेंट्रल फोर्सेज हैं। तो सेंट्रल फोर्सेज कहाँ स्टूडेंट्स लगते हैं, सेंट्रल फोर्सेज हमेशा जो बॉडी है उसके सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी के अलोंग हो सकते हैं। चाहे ये रिपल्सिव हो सकते हैं, चाहे अट्रैक्टिव होंगे, लेकिन हमेशा इन बॉडी के जो सेंटर है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन इनके अलोंग ही होंगे। इसके बाद चौथी सिमिलरिटी स्टूडेंट्स क्या है कि ये जो है कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। ये क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज का मतलब क्या होता है कि ये पाथ के अलोंग जो है डिपेंड नहीं करता है, इनका जो वर्क डन है पाथ के अलोंग, ये कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। तो पाथ के अलोंग ये डिपेंड नहीं करते हैं, वो जितना होगा उतना होगा। केमिस्ट्री में आपको कंजर्वेटिव फोर्सेज के बारे में बताया गया होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ डिसिमिलरिटीज देखते हैं कि डिसिमिलरिटीज क्या होती हैं, उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट डिसिमिलरिटीज देखेंगे हम। तो डिसिमिलरिटीज क्या होती हैं,
तो पहला ही स्टूडेंट डिसिमिलरिटीज क्या है कि जो न्यूटोनियन फोर्स होता है, यानी जो न्यूटन का फोर्स है ग्रेविटेशनल का, वो ऑलवेज एट्रैक्टिव होता है। क्या होता है? एट्रैक्टिव होता है। एट्रैक्टिव का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जो न्यूटन का फोर्स है, न्यूटोनियन फोर्स जो है ऑलवेज क्या होता है? एट्रैक्टिव होता है। ये आप बात याद रखेंगे, क्या होता है? ऑलवेज एट्रैक्टिव होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ये गिर रहा है और ये अर्थ है, तो हमेशा ये अट्रैक्ट करके नीचे ही आएगा, कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। ओके, ये पहली बात है। तो ये डिसिमिलरिटीज होगा। और वहीं पर जो कोलंबियन फोर्स है स्टूडेंट्स, तो कोलंबियन फोर्स क्या होता है? तो कोलंबियन फोर्स जो है वो दोनों हो सकता है स्टूडेंट्स, एट्रैक्टिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। ओके, तो ये दोनों होता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये पहली डिसिमिलरिटीज है कि कोलंबियन फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है। कैसे अट्रैक्टिव हो सकता है? अगर दो चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव सेम पोलैरिटीज के हैं तो इनके बीच रिपल्सन होगा। ओके, और अगर अपोजिट जो है पोलैरिटी है तो इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो पहली जो है डिसिमिलरिटीज कह लें, ये आपके पास मिली। ओके, इसके बाद स्टूडेंट दूसरी जो है हम डिसिमिलरिटी देखेंगे कि दूसरी डिसिमिलरिटी क्या है। तो स्टूडेंट जो ये न्यूटोनियन फोर्स होता है वो काफ़ी वीक होता है। क्लास 11th के पहले ही चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में आपको एक्सप्लेन किया गया होगा कि जो न्यूटोनियन फोर्स है वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलंबियन फोर्स से वो छोटा होता है। इसका मतलब क्या है कि जो कोलंबियन फोर्स है वो बड़ा होगा किससे? न्यूटोनियन फोर्स से। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये ज़्यादा पावरफुल होता है कंपैरिजन इसके। ओके, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो है अब एक आपको होमवर्क दिया जाता है, ये कभी कभी आपके कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, तो ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। तो स्टूडेंट्स हमें दोनों फोर्सेस का यानी कोलंबियन फोर्सेस का, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलंबियन फोर्स और जो न्यूटोनियन फोर्स है उसका रेशियो यानी कौन किससे कितने टाइम्स बड़ा होता है, इसका जवाब देना है। तो हम ऑप्शन आपको पास दे देते हैं 10 की पावर 40 टाइम्स, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 10 की पावर 39 टाइम्स, तीसरा ऑप्शन है 2.0 इंटू 10 की पावर 38 टाइम्स और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ये आप सॉल्व करके हमें कमेंट करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो न्यूटोनियन फोर्स है वो यानी जाहिर सी बात है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा है तो ये कितने टाइम्स बड़ा है, कभी कभी ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो होप करते हैं कि आज आपको जो आज एक्सप्लेन किया गया वो समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि आपके बोर्ड के पर्पस से और जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके पर्पस से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स अभी जो कोरोना वायरस की क्राइसिस की वजह से मुझे लगता है कि जो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स जुलाई में होने वाले थे वो भी जो है पोस्टपोन हो सकते हैं और नीट वगैरह की जो परीक्षाएं होने वाली थी वो भी पोस्टपोन हो सकती हैं। तो अभी एचआरडी मिनिस्टर जो रमेश पोखरियाल हैं उन्होंने जो न्यूज़ करा है कोई कंफर्म जो है स्टैंड नहीं रखा है। तो स्टूडेंट्स होप करते हैं कि आज जो आपको पढ़ाया गया वो आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको टीचिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।